प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर राष्ट्रीय सुरक्षा का अगला पार्ट। अब राष्ट्रीय सुरक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त तत्व। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर का नाम राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए। देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त तत्व का मतलब होता है बच्चों वो तत्व जो दिखाई देते हों, अर्थात ऐसे तत्व जो सामने दिखाई पड़ते हों। तो बच्चों दिखाई पड़ने में अब देखिए राष्ट्रीय शक्ति का पहला तत्व जो है वो है भूगोल। किसी राष्ट्र का भूगोल बिल्कुल सामने दिखने वाला है, राष्ट्र कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब इसके अंतर्गत राष्ट्र के जो भूगोल है इसको हम लोग कई जो है छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे अवस्थिति हो गई, राष्ट्र आकार हो गया, आकार या भू आकृति, ठीक है, जलवायु, सीमा एवं सीमांत। इसके लिए हम चार भागों में इसका हम अध्ययन करेंगे। भूगोल बच्चों लगभग सबको दिखाई देता है कि किसी राष्ट्र का भूगोल, किसी राष्ट्र का राष्ट्र कितना बड़ा है, इसके यहाँ इसकी जो है बनावट कैसी है, इसके समुद्री सीमाएं हैं कि नहीं हैं, थलीय सीमाएं हैं कि नहीं हैं, दोनों सीमाएं हैं, पर्वतीय है कि प्लेन ज़मीन है, रेगिस्तान है, जंगल है, दलदली क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ता है बच्चों। तो भूगोल वो नंबर पहला तत्व है जो कि मूर्त तत्व के अंतर्गत आता है, जिस पर भूगोल जिसके बगैर कोई भी राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो ये प्रमुख तत्व होता है। चलिए बच्चों, इसमें जो पहले हम पढ़ेंगे वो है अवस्थिति। ठीक है, इसमें क्या होता है, राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि एवं बाधा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी हो। अवस्थित का मतलब होता है बच्चों राष्ट्र कहाँ स्थित है, कैसी सीमाएं हैं, सीमाएं समुद्री हैं कि पर्वतीय हैं कि थलीय सीमाएं हैं कि प्लेन सीमाएं हैं, ठीक है, कि दलदली सीमाएं हैं कि कटीली सीमाएं हैं कि। तो इसका मतलब राष्ट्र की स्थिति, राष्ट्र किस प्रकार अवस्थित है। ठीक है, ये खास करके युद्ध कौशल के निर्धारण में इसका विशेष योगदान होता है। युद्ध कौशल का निर्धारण का मतलब बच्चों कि युद्ध में कितने प्रकार की सेनाएं हमको रखनी है। जैसे होता है किसी को कहने हैं कि अगर राष्ट्र जो है किसी की चारों तरफ जलीय सीमा है या एक द्वीप की आकार का कोई राष्ट्र है, जो एक प्रकार से क्या कहते हैं जलीय सीमा वाले राष्ट्र, जैसे ब्रिटेन हो गया। तो जलीय सीमा का मतलब होगा बच्चों कि चारों तरफ अगर जल है, समुद्र के बीच का एक टापू है, तो उसके लिए आपको नौसेना आपको प्रमुख रूप से रखना होगा। आंतरिक सुरक्षा के लिए आपको थल सेना रखना होगा और दोनों की मदद के लिए आपको वायुसेना रखना होगा। लेकिन संपूर्ण रूप से ताकतवर सेना कौन सी होनी चाहिए, नौसेना। ठीक है बच्चों, ताकि चारों तरफ से वो सुरक्षा कर सके और जलीय युद्ध लड़ सके, किसी भी आक्रमण का, किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी जो है कार्रवाई का ये मुकाबला कर सके। ये जो है निर्धारित करता है युद्ध कौशल में। और किसी के पास जल और थल दोनों सीमाएं हैं, भारत जैसी स्थिति है जिसको कहते हैं हम लोग, अरे क्या बोलते हैं इसको, अरे हाँ, हम कह रहे थे बच्चों अगर कोई राष्ट्र ऐसा है जिसके पास जल और स्थल दोनों सीमाएं हैं जैसे भारत की, तो उसी के अनुपात में जितनी सीमाएं जलीय होंगी जितनी स्थलीय होंगी उसी के अनुपात में इनको सैनिकों को रखना होगा। जैसे भारत जैसे देश के लिए देखा जाए तो भारत के पास चूँकि जलीय सीमा ज़्यादा लंबी है स्थलीय सीमा के मुकाबले, तो इसलिए भारत के पास एक शक्तिशाली नौसेना होनी चाहिए। और जिस राष्ट्र के पास जलीय और थलीय दोनों सीमाएं होती हैं उसी राष्ट्र में तीनों सेनाओं का विकास हो सकता है। कौन सी तीनों सेनाएं, वो कौन सी, अरे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, क्योंकि इनको तीनों सेनाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगले जो राष्ट्र होते हैं भू अवस्थित, जिनके पास केवल जो है थलीय सीमाएं होती हैं, तो ऐसे राष्ट्र बहुत अधिक विकसित नहीं हो सकते। इनको जो है नौवहन करने के लिए, समुद्र पर जाने के लिए किसी अन्य राष्ट्र की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए जो है इनको मात्र जो है थल सेना ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए होती है, थल सेना और वायुसेना उसकी मदद की। ठीक है बच्चों,
तो कहने का मतलब युद्ध कौशल, युद्ध की व्यवस्था के निर्धारण के लिए इनका विशेष योगदान होता है। अगर पहाड़ी सीमाएं हैं तो पर्वतीय डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ऐसे जिस प्रकार जैसी सीमाएं होंगी वैसी ही सेनाओं को रखना पड़ेगा, उसी के अनुसार उनको प्रशिक्षण भी देना होगा, अर्थात उसी तरह की प्रशिक्षित सेनाएं रखना होगा। अब बाकी सबकी मदद के लिए एयरफोर्स। अब देखिए, जलीय एवं स्थलीय सीमा राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं, अर्थात जिनके पास जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं हैं ऐसे राष्ट्र जो हैं ताकतवर होते हैं। इनको कहीं भी आने जाने के लिए किसी राष्ट्र की मदद नहीं लेनी पड़ती। ठीक है बच्चों, और विशेष स्थिति के कारण ब्रिटेन जो है एक महाशक्ति इसलिए बना, ठीक है, विशेष स्थिति के कारण ब्रिटेन जो है महाशक्ति बना, और पाकिस्तान जो है अपनी विशेष स्थिति के कारण, जैसे यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर जैसे, गिलगित जैसे ऊंचे क्षेत्र हैं लड़ने के लिए, तो चीन और अमेरिका को विश्वास था कि जो है हम इसको पाकिस्तान को दिलवा देंगे तो पाकिस्तान हमको दे देगा, इसीलिए ब्रिटेन महाशक्ति बना विशेष स्थिति के कारण, और पाकिस्तान चीन और अमेरिका का विश्वास पात्र बना अपनी विशेष स्थिति के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ बच्चों, अगला है आकार या भू आकृति। अब देखिए, आकार में बच्चों ये हो सकता है कि बड़ा होगा या छोटा होगा। राष्ट्र जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब इसमें जो बड़ा आकार है ये सुरक्षात्मक स्थिति उसकी अधिक मजबूत होती है। कोई राष्ट्र अगर आकार में बड़ा है तो और भी बड़े आकार से लाभ क्या क्या है? बड़े आकार में प्राकृतिक संसाधन अधिक होंगे। ठीक, प्राकृतिक संसाधन, और बड़ा राष्ट्र जो है किसी भी आक्रमण का प्रतिरोध अधिक दिनों तक कर सकेगा, क्योंकि बड़े राष्ट्र को जीतना बहुत कठिन है। अगर देखा जाए तो सोवियत संघ इतना बड़ा था, इसीलिए जर्मनी और नेपोलियन दोनों ही सोवियत संघ को नहीं जीत पाए। इतना ही नहीं, इनको द्वितीय प्रहारक क्षमता भी मिलती है। ठीक है, अब देखिए बार बार इन्हें क्या मिलेगी? द्वितीय प्रहारक शक्ति प्राप्त होगी। द्वितीय प्रहारक शक्ति का मतलब, जैसे बच्चों एक स्थान पर आप पराजित हुए तो पीछे हटकर अपनी स्थिति को फिर मजबूत कर लीजिए, फिर से आप लड़ाई कीजिए। अगर दूसरे स्थान पर पराजित होते हैं तो फिर पीछे हटकर, तो स्थान जो एक बार जो जहाँ से आप पराजित होते हैं उसके बाद फिर से जब दूसरा स्थान लेके जब आप उन पर आक्रमण करते हैं तो उसे कहते हैं द्वितीय प्रहारक क्षमता। जैसे बच्चों अगर किसी को मारा जाए, मान के चलिए अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारे, अगर व्यक्ति वो मर गया तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी प्रहारक शक्ति समाप्त हो गई। अगर मान लीजिए वो जिंदा बच गया तो क्या करेगा? वो दोबारा जो है अपने मारने वाले को ऊपर अटैक करेगा, इसलिए बच्चों उसे कहते हैं द्वितीय प्रहारक क्षमता उसकी बच गई। तो ऐसे छोटे राष्ट्र होते हैं, छोटे राष्ट्र अगर एक छोटा सा राष्ट्र होगा और उसको विजय प्राप्त कर लिए तो चूँकि उसको छोटा है तो पीछे हटकर उसको जो है अपने आप को संगठित करने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसको आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन जब बड़ा राष्ट्र होगा तो उसको बार बार द्वितीय प्रहारक शक्ति प्राप्त होगी, अर्थात द्वितीय प्रहार करने की क्षमता प्राप्त होगी। अर्थात एक बार पराजित हुए, दो बार पराजित हुए तो उनको बार बार संगठित होने का मौका उनको मिलता रहेगा, क्योंकि राष्ट्र बहुत बड़ा है। क्योंकि एक स्थान पर पराजित होने के बाद तुरंत और पीछे हटकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाया जाता है, वहीं से फिर से जो दोबारा आक्रमण किया जाता है तो उसे कहते हैं द्वितीय प्रहारक क्षमता। बड़े राष्ट्रों को हराना बहुत कठिन होता है बच्चों, और हिटलर और नेपोलियन दोनों चाहकर भी सोवियत संघ को पराजित नहीं कर पाए। अभी हमने आपको इसको बताया है। इतना ही नहीं, आज के परमाणु हथियारों के युग में बड़े क्षेत्रफल का महत्व और अधिक हो गया है, क्योंकि बच्चों छोटा राष्ट्र जितने भी होंगे एक परमाणु बम, दो परमाणु बम से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े राष्ट्र होंगे वो एक बम, दो बम से समाप्त नहीं होंगे, अर्थात उनको बार बार द्वितीय प्रहारक क्षमता उनको मिलेगी। इसलिए बड़े राष्ट्रों के लिए खास करके परमाणु युग में और महत्व हो गया है, कि छोटे से राष्ट्र पे एक परमाणु बम फेंक दिए, पूरा राष्ट्र जलकर खाक हो गया, राष्ट्र समाप्त। ठीक, चलिए अगला है जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है? मौसम, वातावरण। ठीक है, ये इसमें देखिए अधिक गर्मी और अधिक सर्दी,
ये राष्ट्रीय शक्ति के मार्ग में बाधक होता है। अधिक गर्मी पड़ती है बच्चों, वो भी बाधक है, और अधिक सर्दी पड़ती है, वो भी बाधक है। क्योंकि अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र क्या है, अधिक ठंडे होने के कारण जो है ये जीवन के लिए अनुपयोगी है। वहाँ पर कोई मानव जीवन रह नहीं सकता। हाँ, वहाँ जो जाते हैं अपने साथ यंत्र और विशेष प्रकार के वस्त्रों को लेकर जाते हैं, तभी वहाँ पर रह पाते हैं कुछ दिनों तक। लेकिन हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे साइबेरिया का क्षेत्र जो ठंडा होने के कारण बच्चों रूस के लिए वरदान साबित हुआ है। साइबेरिया का क्षेत्र ठंडा होने के कारण वरदान क्यों बना? क्योंकि नेपोलियन की सेनाएं और जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सेनाएं इसी साइबेरिया वाले ठंडे क्षेत्र में जाकर ठंडे से मर गए। वहाँ उनको लड़ने के लिए किसी शत्रु की ज़रूरत नहीं है। वहाँ उनके लिए जैसे ठंडी जो है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इतना कम, वहाँ जाकर सब बर्फ़ में बदल गए। इतने बर्फ़ हो गए कि वहाँ उनको गोली तो चलानी पड़ी उनके लिए, स्वयं ही वातावरण से ठंडे के कारण मर गए। ठीक, तो इसीलिए जो है रूस के लिए ये क्षेत्र वरदान साबित हुआ और इसीलिए रूस को जीता नहीं जा सका। और महाशक्ति बनने के लिए जो विद्वानों ने मान्यता दी है वातावरण को, वो है तापमान 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच होना चाहिए। ठीक, 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच होना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वान, हैमिल्टन जैसे विद्वान ऐसा मानते हैं। और अच्छी जलवायु राष्ट्र को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है। जलवायु राष्ट्र को आत्मनिर्भर, भाई भोजन के क्षेत्र में, वातावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मान के चलिए, अर्थात हर प्रकार के अन्न, हर प्रकार की खेती, हर प्रकार के जंगल होंगे तो राष्ट्र हर क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों सीमा एवं सीमांत। सीमा एवं सीमांत बच्चों एक कहावत है, सीमा एक रेखा है तथा सीमांत एक क्षेत्र। सीमा क्या होती है? रेखा, और जहाँ से सीमा का अंत होता है वही जो है अपना क्षेत्र होता है। इतना अंतर है। सीमा हम बनाते हैं कि हमारी ये बाउंड्री है तो हम एक रेखा खींच देते हैं, तो ये हो गई सीमा। अगर सीमा का अंत, अगर हमारा ये सीमा है, हमारी बाउंड्री है, अगर हम यहाँ हैं तो हमारी सीमा का जहाँ पर अंत होगा ये सारा जो है हमारा क्षेत्र होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सीमा एक रेखा है, सीमांत एक क्षेत्र, ऐसा माना जाता है। अब देखिए सीमाएं जो हैं प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव निर्मित भी हो सकती हैं। प्राकृतिक सीमाओं में मतलब होता है बच्चों, कोई पहाड़ी सीमा है, कोई जंगली सीमा है, कोई जलीय सीमा है। बाकी जो स्थलीय सीमाएं जो निर्धारित की जाती हैं प्लेन ज़मीन पर, वो सिर्फ मानव मैप के द्वारा, एक लाइन के द्वारा एक रेखा बनाता है जिससे मानव उन सीमाओं का निर्धारण करता है। जो प्राकृतिक होती है, जैसे हिमालय एक प्राकृतिक सीमा है, जल प्राकृतिक सीमा है, लेकिन जो ये क्या बोलते हैं मैकमोहन रेखा, डूरेंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ये तो मानव निर्मित सीमाएं हैं ना। तो ये सीमाएं जो है विवादित हो सकती हैं। हालांकि सीमाएं तो विवादित कोई भी हो सकती हैं आजकल विज्ञान के युग में, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में हर स्थान तक मानव की पहुंच हो चुकी है। ठीक, तो ऐसे में सीमाएं मानव निर्मित एवं प्राकृतिक दोनों हो सकती हैं। और सीमा विवाद के कारण राष्ट्र की शक्ति क्षीण होती रहती है और उनको लगातार शक्ति वृद्धि हेतु प्रेरणा मिलती रहती है। सीमा विवाद हुआ, तुरंत विवादित राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ, युद्ध में दोनों का नुकसान हुआ, दोनों के सैनिक मरे, हथियार नुकसान हुआ, पैसा खर्च हुआ, नुकसान दोनों का हुआ। तो वही है, राष्ट्र की शक्ति जो है विवाद में क्षीण होती है, क्योंकि बगैर विवाद है तो युद्ध तो होना ही होना है। जैसे रेडक्लिफ रेखा भारत चीन के बीच और भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र है सीमा, और मैकमोहन रेखा भारत चाइना के बीच में युद्ध भी होता है, तनाव भी होता है, छिटपुट आए दिन आक्रमण होते रहते हैं। कुछ सैनिक भारत के मारे जाते हैं, कुछ पाकिस्तान के मारे जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियां बराबर चलती रहती हैं। तो ऐसा जो विवाद पैदा ही हो गया है, उसके कारण राष्ट्र की शक्ति तो कमज़ोर होगी ही होगी, और उनको लगातार अपनी शक्ति जो कि कमज़ोर होगी, तो दोबारा विवाद से निपटने के लिए, दोबारा युद्ध से निपटने के लिए उनको अपनी शक्ति का वृद्धि तो करना ही पड़ेगा। ऐसी प्रेरणा इससे मिलती है,
क्योंकि विवाद है तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो शक्ति क्षीण होगी, शक्ति क्षीण होगी तो उनको बाद में बढ़ाना भी पड़ेगा। सीमाएं राष्ट्रों में मित्रता, सहयोग एवं शत्रुता भी पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। सीमाएं राष्ट्रों में, हालांकि इसके लिए जो है अगर पड़ोसी राष्ट्र की सीमाएं हैं, दोनों शांतिप्रिय हैं तो मित्रता भी हो सकती है। अगर क्या बोलते हैं, अगर वो साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं तो इनमें शत्रुता तो होगी ही होगी। ठीक है, शत्रुता होगी तो सहयोग नहीं होगा और मित्रता होगी तभी सहयोग होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्राकृतिक संसाधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन में। ये देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो है यह अत्यंत राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। यह राष्ट्र की वह दौलत है जिसके उपयोग से वह अपना विकास करता है। इसलिए राष्ट्र की ये प्रमुख वह दौलत है जिसके कारण ये, जिसके उपयोग से अपना विकास करता है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है बच्चों कच्चा माल। जितना अधिक कच्चा माल राष्ट्र में मौजूद होगा उतना अधिक वहाँ पर विकास कार्य हो सकता है। इनमें खनिज, ईंधन तथा भूमि से प्राप्त पदार्थ भी आते हैं। खनिज ईंधन जैसे तेल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी। और इधर मार्केट भाव, सॉरी बच्चों ये जो है थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया है। मार्केट भाव नहीं बच्चों, ये है मार्गेन थाउ। ठीक है, ये जो मार्केट भाव गलती से छप गया है ये है मार्गेन थाउ। ठीक है, मार्गेन थाउ के अनुसार जो है प्राकृतिक संसाधन दो भागों में होता है। एक कच्चा माल और दूसरा है खाद्य सामग्री यानी खाने वाली चीज़। चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। तो बच्चों इतना याद रहे, ये है मार्गेन थाउ, कच्चा माल और खाद्य सामग्री। अब देखिए कच्चा माल जो है आत्मनिर्भरता, विदेशी सहायता एवं व्यापार तथा औद्योगिकरण को मजबूत करता है। कच्चा माल आत्मनिर्भरता, विदेशी सहायता एवं व्यापार तथा औद्योगिकरण, अर्थात नई नई चीज़ों के निर्माण के लिए हमारे पास कच्चा माल होना चाहिए। अगर नई नई चीज़ें बनाना है तो नई चीज़ें बनाकर अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग व्यापार कर सकते हैं। जैसे लोहा, टिन, जस्ता, लकड़ी और पेट्रोलियम पदार्थ भी कच्चे माल हैं। अब इसमें देखिए कच्चे माल में प्रमुख क्या क्या आते हैं, वो है खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, तांबा, यूरेनियम, जफ्ता, जिंक जो भी है, टिन, ये सभी कच्चे मालों में ही आते हैं। राष्ट्र में जितना अधिक कच्चा माल होगा उतना अधिक जो है राष्ट्र निर्माण कार्य करेगा। निर्माण कार्य करने के बाद उतना अच्छा निर्यात करेगा। जब निर्यात, जिस राष्ट्र में निर्यात ज़्यादा हो उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती है। अब देखिए इधर जो है कच्चा खनिज, कोयला और प्राकृतिक उत्पाद में क्या हो गया, जैसे रबड़, जूट, बाँस, लकड़ी, पौधे सब कच्चे माल ही हैं। तीसरा नंबर क्या है, पशु उत्पादन, जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम आदि शामिल हैं। उपरोक्त सभी संसाधनों की राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और भारत में अगर देखा जाए तो विशाल थोरियम का भंडार है। भारत में विशाल थोरियम का भंडार है जिसके कारण भारत एक संभावित परमाणु शक्ति है। कच्चे माल की अधिकता वाले राष्ट्र ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और खाद्यान्न संसाधन की कमी वाले राष्ट्र कभी बड़ी शक्ति नहीं बन सकते। खाद्यान्न का मतलब अनाज, गेहूँ, चावल, दाल, तिलहन, ये सारी चीज़ें। जिनके पास इन चीज़ों की कमी है ये कभी बड़ी राष्ट्र नहीं बन सकती, क्योंकि जब इनको जो है विदेश से आयात करना पड़ेगा तो उसमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा इनकी खर्च होगी, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो बड़ी शक्ति बनने का इनको ख्वाब देखना ही नहीं चाहिए। वही राष्ट्र शक्तिशाली है जिन्हें खाद्यान्न अन्य देशों से आयात नहीं करना पड़ता, अर्थात कम से कम खाने की चीज़ें दूसरों से नहीं खरीदना पड़ता। वही व्यक्ति हो चाहे वही राष्ट्र हो, वो मजबूत होते हैं। और खाद्यान्न के महत्व पर नेपोलियन ने क्या कहा था बच्चों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जीके में भी पूछा जाता है।
नेपोलियन ने कहा था कि सेना पेट के बल चलती है। ठीक है, ये पूछा जाता है अक्सर आप लोगों से, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि सेना पेट के बल चलती है। तो बच्चों वो जो है कथन है नेपोलियन का। ठीक है बच्चों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी पे इसको हम समाप्त करते हैं। तब से आराम से आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।